वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर और आज है हमारी सी मैट की जनरल नॉलेज की क्लास 4। इसकी ऑलरेडी मैं 3 क्लास ले चुका हूं जिसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके अंदर समझाए हैं, प्लस और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए हैं जो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज इन द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द सी मैट एग्जाम। ठीक है, उन तीनों वीडियो को देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं। ठीक है, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं कि आप हमारा रिप्लाई क्यों नहीं करते। रिप्लाई हम सबका करते हैं बट टाइम लग जाता है बिकॉज बहुत सारे कमेंट होते हैं। आई नो आपके पास आपके डाउट होते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। आप इस नंबर पे जस्ट व्हाट्सएप करें। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो, आई नो आपके पास आपके मार्क्स हैं, परसेंटाइल है, उसके बेस प्रोफाइल के बेसिस पे आप देखना चाहते हैं कि कॉलेज आपको कौन सा अलॉट हो सकता है जो कि बेस्ट हो इन द टर्म्स ऑफ देयर प्लेसमेंट्स। आप इस नंबर व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम जिसके पास एक वेरीफाइड डेटा होता है आपको हेल्प करेगी, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगी। तो उसकी दिक्कत मत लीजिए, बट इस नंबर व्हाट्सएप करेंगे तो आपके डाउट बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, और आई नो स्टूडेंट्स के हमारे पास बहुत क्वेरी आती है कि हमने गूगल पे सर्च करा है, कंसल्टेंसी सर्विस हमें कॉल्स करी जा रही है, कॉलेज हमें कॉल्स कर रहे हैं कि हमारे पास एडमिशन लो, बट जाना क्या ठीक है, क्या उनकी प्लेसमेंट ट्रू है जो रिपोर्ट बता रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज क्या होते हैं, फेक रिपोर्ट्स दे देते हैं जिससे क्या होता है, नुकसान आपका होता है। आप अपनी फीस दे देते हो बट क्या होता है, फीस देने के बाद जब आप 2 साल बाद प्लेसमेंट्स पे बैठते हो आपको पता लगता है तो कंपनियां ही नहीं आ रही है, वो प्लेसमेंट्स ही नहीं मिल रही है। उसके बाद क्या होता है, आपका लॉस होता है। फिर आप सोचते हो कि मैं उस टाइम अपने मेंटोर या किसी ऐसे से पूछता जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो जो मैं एक ट्रू गाइडेंस दे सके। ठीक है, आपके पास आपका कोई मेंटोर है, आपकी कोई आपने कहीं कोचिंग ले रखी है, आप वहां जाके उनसे आप अपने डिस्कस कर सकते हो, वरना आप इस नंबर व्हाट्सएप करोगे, हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, संडे को नो रिप्लाई है, ऑफिस टाइमिंग हमारे 10 से लेकर 6 तक है। अब आज का पहला क्वेश्चन अगर बात करें जीके का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर अलॉयज इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग्स एंड सस्पेंशन लिमिट्स इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इसमें से आप मुझे बताइए कौन सा होगा। कमेंट आप हर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिएगा, बिकॉज जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। गलत होगा सही होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, गलत भी दोगे तो आप जब सही देखोगे तो आपको एकदम माइंड में याद हो जाएगा जब पेपर में आएगा। अगर बाई चांस सेम आ जाए, बिकॉज सीमेट में क्या होता है, मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं या सेम टॉपिक के रिपीट होते हैं। आप गलत दोगे, ठीक है, आप सीखोगे तो आपको एकदम क्लिक करेगा, आपका टाइम सेव होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, एक मिनट मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन बॉक्स में सब आंसर लिखेंगे। ठीक है, सो इसका आंसर है फॉस्फोरस बोन्स। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु ट्रांसलेटेड द बुक और द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ रिटन बाय द गांधी जी फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश। किसने ट्रांसलेट की थी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश? कौन होगा? महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, आपका मोहनलाल या विनोबा भावे? अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, बट बुक्स एंड ऑथर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 1-2 क्वेश्चन आती हैं, पिछले 3 क्लास में मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी बताई हैं, तो तीनों आप वो क्लासेस देखिएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो है महादेव देसाई। बहुत फेमस जो राइटर्स होते हैं उनकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि उनकी जो रिसेंट बुक्स कौन सी हैं या उन्होंने कौन सी ऐसी फेमस बुक्स लिखी हुई हैं जिनकी मोस्टली क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी ऐसे एग्जाम में आते हैं जो जीके में, जिसके बाद अंदर जीके सेक्शन होता है। ठीक है, आप थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट वाज प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड बाय नेपाल, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज नाउ बीन फाउंड टू बी हायर बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? ठीक है, प्रीवियसली जितना नेपाल ने रिकॉग्नाइज किया था कि पिछली प्रीवियस हाइट कितनी थी और इस अब हाइट क्या आई है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है, कितने सेंटीमीटर से इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 86 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि पिछले बार जब रिकॉग्नाइज किया था, पिछली बार जब मेजर किया था नेपाल ने तो क्या हाइट थी, तो वो आपको देखना है और कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करना है प्रीवियस कितनी थी और करंट कितनी है। ठीक है, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं तो आप नोट भी नहीं करते और ना सर्च करते। सर्च जितना करोगे उतना सीखोगे। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉलिटी पर्पस। आर्टिकल 370 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द स्पेशल प्रिविलेजेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट के लिए आर्टिकल 371 ए है? 371 के ए के साथ आपको 371 करना है, 371 जे करना है। ठीक है,
और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने प्रीवियस 3 क्लासेस में पढ़ाए हैं, अब इसमें भी पढ़ाऊंगा। आई नो, मैं स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ, स्टूडेंट्स मुझे आके वापस कहते हैं कि आप हमें बता दो कि कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, मैंने अब हमें सर्च नहीं कर सकते। तो नो वरीज, मैंने आपके लिए बहुत सारे आर्टिकल लाया हूँ, वो मैं आपको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले आप ये आंसर बताइए, इन सबका आंसर, इनमें से कौन सा आंसर है? ए है, बी है, सी है, डी है, क्या आंसर होगा? तो आंसर जो है वो इसका नागालैंड है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं बात कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। वैसे आर्टिकल आपको सारे देखने हैं, बट ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे उसके आगे आर्टिकल की, ठीक है। अब पहले बात करते हैं पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो आपका आता है वो आता है आर्टिकल 370, दैट इज फॉर JNK, राइट। 371J, 371 हमने अभी पहले ये देखा था, अब J है। 371J क्या कहता है? स्पेशल स्टेटस देता है हैदराबाद कर्नाटका रीजन को। 352 की बात करते हैं, 352 और 356 और 360, सब इन तीनों में सिर्फ 4 का गैप है, बट ये हमारी इमरजेंसी को बताता है। जैसे 360 हमारा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 हमारा बताता है नेशनल इमरजेंसी, और 356 आपका बताता है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। ठीक है, ये याद रखना, ये तीनों इमरजेंसी हैं, ये आपको 99% चांसेस हैं आ जाए। ठीक है, बात अब करते हैं 280 की बात। 280 आपकी फाइनेंस कमीशन बताती है। 226 जो है पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू द रिट्स। ठीक है, सर्टेन रिट्स। अब रिट्स हमारे पास जो होती है 5 होती हैं, ये 5 रिट्स जो है आर्टिकल 32 में डिफाइंड है आगे। ठीक है, तो वो रिट्स आपको 5 रिट कौन सी होती हैं और किस रिट का क्या रीजन होता है, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। बिकॉज सिर्फ वो आपको एक रिट दे देगा, इसका मतलब क्या है, वो ऑप्शंस में दे देगा, फिर आपको मार्क करना है, इसलिए आपको पूरी 5 रिट याद होनी चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 155 पे। 155 आपका गवर्नर का है। ठीक है, 161 जो आता है आपका आर्टिकल, गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, मीन्स की वो माफी दे सकता है। 148 आपका आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं कैग भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 143 आपका जो आएगा, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करता है, दैट इज 143। 109 की बात करते हैं तो ये मनी बिल स्पेशल प्रोसीजर, ध्यान रखना ये स्पेशल प्रोसीजर्स हैं मनी बिल के। मनी बिल आपको याद होना चाहिए। 110 दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल की अगर बात करें, अगर क्वेश्चन आता है कि मनी बिल का कौन सा आर्टिकल है, तो मनी बिल आपका 110 है, बट स्पेशल प्रोसीजर जो है मनी बिल के 109 है। ये भी तीन एक आर्टिकल है जो आपको याद होना चाहिए, 109, 110 एंड 112, जैसे इन तीन आर्टिकल्स की तरह। 112 जो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन दोनों को कंबाइन मत करना। 76 की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर आपका लिखा गया 78 के अंदर। ठीक है, ये 2 बार लिखा है, इसे छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना टिप्स भी होनी चाहिए, सारे आर्टिकल पढ़ने ही पढ़ने, बट ये सब आपको टिप्स भी होना चाहिए। इसके साथ आपको क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल 1 से लेके 32 भी आपको टिप्स भी होने चाहिए। डीपीएसपी आपका कौन से आर्टिकल से शुरू होता है, लास्ट कौन सा आर्टिकल है, ये भी याद होना चाहिए। डीपीएसपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको हर क्लास में बताया। जैसे कि आपका यूनिवर्सल सिविल कोड हो गया, आपका लीगल एड हो गया, आपका इंटरनेशनल पीस हो गया, ऐसे बहुत आर्टिकल है जो याद होने ही चाहिए इन द डीपीएसपी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज नॉट को ध्यान रखा करो, नॉट जहां है तो एक बार क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो। हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। कौन सा स्पोर्ट है जो नहीं इंक्लूड हुआ 2021 के खेलो इंडियन स्पोर्ट्स में? इसका आंसर बताइए, कौन सा? ए है, बी है, सी है, डी है? तो इसका आंसर आएगा आपका वलमकली। ठीक है, अब बात करते हैं 6 की। इंडिया अनाउंस ग्रांट ऑफ $15 मिलियन फॉर प्रमोटिंग बुद्धिस्ट टाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इंडिया ने अनाउंस किया है ग्रांट दैट इज ऑफ $15 मिलियन, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग बुद्धिस्ट टाइज विद विथ फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने टाई अप करा है फॉर दिस अमाउंट? क्वेश्चन में अगर ये अमाउंट आएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो बस अब आपको आंसर बताना है, ए है, बी है, सी है, डी है। सो आंसर जो होगा वो इसका श्रीलंका होगा। याद रखना, जहां पे $15 मिलियन आ गया प्रमोटिंग बुद्धिस्ट, दैट इज श्रीलंका। अब व्हाट इज द नेम ऑफ द मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन आपकी हेल्पलाइन? ठीक है, लॉन्च बाय द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। क्या है नेम आपका मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन? आशा है, एम्पावर है, माइंड ट्री है, किरण है?
अगर बात करें मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ को क्या चाहिए होती है, किरण चाहिए होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपका जो माइंड है, मेंटल हेल्थ है, वो इंप्रूव होती है। अगर हम एज अ कॉमन सेंस की बात करें या एक वे की बात करें जिसमें हम सीख सकते हैं कैसे याद रखें, तो एक किरण, ठीक है, आशा नहीं, एम्पावर नहीं, माइंड ट्री नहीं, किरण, ठीक है, एक किरण चाहिए मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया, किसने विजिट किया था इंडिया को, कौन सा पहला फॉरेनर था? बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है, अगर आपने जीके पढ़ी होगी तो क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स एट सिंगल ओलंपिक्स गेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। अब बात रहे सब, मैं एक और चीज बता दूं, ओलंपिक्स के क्वेश्चन कर लेना, 2024 में ही हुआ है, पैरा ओलंपिक्स के भी कर सकते हो, बहुत लिमिटेड होगा, बट ओलंपिक्स के आपको सारे याद होने चाहिए बिकॉज मेडल्स कम है, ठीक है। तो इसमें से पहले आंसर बताओ, फिर वो भी मैं आपको कराता हूँ। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइकल फेलिप्स। अब बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ओलंपिक्स 2024। अब आप इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या है। तो देखें तो मनु भाकर को मिला है ब्रोंज फॉर दी वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। अब बात करते हैं मनु भाकर पर सरबजोत सिंह, उनको ब्रोंज मिला है, दैट इज 10 AM फिर एयर पिस्टल मिक्स टीम, ओके। फिर ब्रोंज दोबारा मिला है स्वप्निल खुसाले, मेंस 50 मीटर राइफल, याद रखना इनके इवेंट्स भी, ठीक है। इंडियन हॉकी टीम को भी ब्रोंज मिला है, मेंस हॉकी। नीरज चोपड़ा सिल्वर, ये तो आपको याद ही होगा, पता ही होगा, मेंस जेवलिन थ्रो के लिए। अमन शेरावत को भी मिला है, किस चीज के लिए मिला है, रेसलिंग के लिए मिला होगा, रेसलिंग मैन 57 kg फ्री स्टाइल। ये तो हो गए आपके अवार्ड्स, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं एक दो अवार्ड हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो ओलंपिक्स में हुआ। मनु भाकर became the first Indian woman to win an Olympic shooting medal, ठीक है, याद रखना। लक्ष्य सेन become the first Indian to reach the semi-final in men's badminton at the Olympics, finishing fourth, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रेसलर फोगाट जो थी उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, राइट, फॉर दी वुमेन्स 50 kg कैटेगरी। ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, बिल्कुल 99% चांसेस है कि कितने ग्राम से, 100 ग्राम से, ठीक है। और कौन डिस्क्वालीफाइड हुई थी ओवरवेट से, फोगाट। अब बात करते हैं, मेंस हॉकी हैज वॉन 13 मेडल्स इंक्लूडिंग 8 गोल्ड्स एंड रेसलिंग हैज वॉन 8 मेडल्स, ठीक है। ये कुछ और पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग दी ओलंपिक्स गेम्स। अब बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल द ग्लोब, कौन है फास्टेस्ट एशियन जिन्होंने पूरा ग्लोब साइकिल किया है? ए है, बी है, सी है, डी है। आंसर है आपकी वेदांगी कुलकर्णी, ठीक है, कुलकर्णी से याद रखना। अब बात करते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट, ये फर्स्ट है, योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी वाज लॉन्च्ड ऑन 23 जून इन विच सिटी। अब इन्होंने क्या करा है, इसी के अंदर आप दो तीन क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो आउटसाइड इंडिया खुली है उसका नाम क्या है, याद होना चाहिए, विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी, ठीक है, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। लॉन्च कौन सी डेट को हुई है? लॉन्च आपकी हुई है 4 जून 2020, ठीक है। एक बार मुझे इसकी डेट आई गेस कंफर्म करनी पड़ेगी, फर्स्ट, नो वरीज, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सिटी में हुई है। सिटी है आपको क्वेश्चन बता, अब इसी क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन और बन गई कि पहली यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसकी डेट और उसकी सिटी, कौन सी सिटी में हुई है, ठीक है। इसकी जो सिटी है वो है LA, लॉस एंजलिस। मैं इसकी जो डेट है वो कंफर्म करके आपको बता दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्वेल्थ है आपका रॉस आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैज बीन रिसेंटली नेम्ड। रॉस आइलैंड को क्या नाम दिया गया है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। इन चारों में से नाम क्या होगा? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड होगा, या स्वराज द्वीप होगा, शहीद द्वीप होगा? स्वराज द्वीप से लग रहा है कि कुछ है या नहीं, तो जो इसका आंसर है वो है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। याद रखना रॉस आइलैंड का जो अब नाम रीनेम हुआ है वो क्या है। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स। किसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी है कि वो इम्पोज कर सके एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? क्या वो प्रेसिडेंट को दी है, या पार्लियामेंट को दी है, सुप्रीम कोर्ट को दी है, या बोथ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को दी है? अगर आपने पॉलिटी कम भी पढ़ी हो तो एक थोड़ा सा लॉजिकल कॉमन सेंस लगा के भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब देंगे। क्या होगा इसका आंसर? क्या वो प्रेसिडेंट हो सकता है? क्या प्रेसिडेंट को पावर दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि वो एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है ऑन द फंडामेंटल राइट? इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट हो सकता है क्या? नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट सी में नहीं हो सकता तो डी में ऑब्वियसली दो है, तो इसे छोड़ दो। तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को राइट मिल सकते हैं कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल दे ऑन दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 14 की। 14 है आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस मेनली गिव्स असिस्टेंस टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन असिस्टेंस दे सकता है किस चीज को डेवलप करने के लिए? इन चारों में से कौन सा? क्या वो कॉटन इंडस्ट्री के लिए हेल्प कर सकता है, एग्रीकल्चर फार्म्स को हेल्प कर सकता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सकता है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सकता है? तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किसको हेल्प करेगा? तो अगर बात करें तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस की असिस्टेंस की, तो असिस्टेंस ऑब्वियसली जब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है तो एक लिमिटेड नहीं होगा, राइट? अगर लॉजिकल बात करें तो लिमिटेड नहीं होगा, थोड़ा सा वास्ट होगा। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री हम स्पेसिफिक हो गया, राइट? स्पेसिफिक हो गया। एग्रीकल्चर फार्म्स भी स्पेसिफिक हो गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो सकती है, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो सकती है। किसको असिस्टेंस देगा? अगर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है तो ऑब्वियसली स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को देगा ग्रोथ करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज अप्रूव्ड टू रीनेम कास्ट बेस्ड सेटलमेंट्स? कौन सी इंडियन स्टेट है जिन्होंने अप्रूव किया है कि कास्ट बेस्ड सेटलमेंट्स हो जाएंगे? क्या वो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है? क्या आंसर होगा? आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है। इंडोनेशिया हैज रिलीज स्पेशल स्टैम्प्स ऑन थीम ऑफ रामायण टू मार्क, एक तो पहले स्टैम्प मार्क करो, थीम ऑफ रामायण टू मार्क 70th एनिवर्सरी। ठीक है, ये याद रखना। जहां कोई हो सकता है ये आपके पास आ जाए, तो 70th आपने पढ़ लिया, स्टैम्प्स पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया, विच सीन ऑफ रामायण हैज बीन डिपिक्टेड ऑन द स्टैम्प? तो स्टैम्प पे क्या, कौन सा सीन डिपिक्टेड है? क्या वो सीता स्वयंवर है? क्या वो हनुमान कैरीज द माउंटेन विद संजीवनी बूटी? ए है, बी है, सी है, या डी है? तो क्या आंसर होगा? क्या लगता है क्या होगा? आई नो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हनुमान कैरीज द माउंटेन विद संजीवनी बूटी। ठीक है, तो क्या आंसर है वो? इसका जो आंसर है वो है जटायु घास टू सेव सीता। ठीक है। 17 है, इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इट एडवर्स, बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ कंट्री इज एडवर्स, देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट कंट्री? कौन सा इंस्टीट्यूशन हेल्प करेगा? अब ये तो आप आंसर दे ही दोगे। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, और आईएमएफ हो गया। अब आईएमएफ क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे। आईएमएफ हो गया। डब्ल्यूटीओ क्या होता है? डब्ल्यूटीओ भी आप बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एब्रीविएशन है। तो इन डब्ल्यूटी हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुए थे? ठीक है, ये आपको बताना है। क्या होगा इसकी ऊपर भी बात करेंगे। पहले आप बताओ कि इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज एडवर्स देन व्हिच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट कंट्री? कौन सा इंस्टीट्यूशन हेल्प करेगा? इसका आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब बात करते हैं आईएमएफ कब आया था और डब्ल्यूटीओ कब आया था और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को एक और नाम से जाना जाता है, उसका आप सर्च करोगे और देखोगे कि वर्ल्ड बैंक को किस नाम से जाना जाता है। पहले ये बताओ कि कौन से ईयर में हुआ था। अब इसमें मैं आपको एक हेल्प करता हूँ कि इन तीनों में से दो ऐसे हैं जो सेम ईयर में हुए थे एस्टेब्लिश, और एक हुआ था आपका बाद में। तो जो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का तो आप अपना देखेंगे कि ओरिजिनल नाम क्या है। अब पहले देखते हैं कि कौन सा है जिन्होंने एक साथ हुए थे, राइट? तो आईएमएफ
और वर्ल्ड बैंक आपका सेम ईयर है, दैट इज आप इसका ईयर जो है वो है 1944, ठीक है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इस ये हुआ था बात, ये हुआ था पहले, ये हुआ था 1880s में, ठीक है। इसके जो करंट है वो मुझे देखनी पड़ेगी। WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक तो आपका 1944 में हुआ था। WTO की भी आपको डेट पता होनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट की, और प्लस इनके हेडक्वार्टर्स के कहाँ है, जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, सेम विद द IMF, बट व्हाट अबाउट द WTO आपको चेक करना है। अब बात करते हैं, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रीइंट्रोड्यूस द टैक्स ऑन बिग डिजिटल आर्म, बिग डिजिटल आर्म्स लाइक, ये मिसिंग है वर्ड, लाइक फेसबुक, Amazon, गूगल। कौन सी कंट्री जिसने डिसाइड किया है कि हम टैक्स जो है इंट्रोड्यूस करेंगे? कौन है? क्या वो इंडिया है, क्या वो फ्रांस है, क्या वो जर्मनी है, कौन है? क्या होगा? इंडिया होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, या चाइना होगा? इसका आंसर है फ्रांस, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोगों को इंडिया लग रहा होगा, बट इंडिया नहीं है, फ्रांस है। अब बात करते हैं 19 विच ऑथर एंड नेचुरल हिस्टोरियन हैज बीन कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। प्राइजेस करना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका नोबेल प्राइज हो गया, मैंने पिछली क्लास में नोबेल प्राइज और कुछ अवार्ड्स कराए थे जो अभी रिसेंटली दिए हुए हैं, 2024 के नवंबर में हो गया, ठीक है, और उसके प्रीवियस मंथ से, तो करना इंपॉर्टेंट है, वो एक बार वीडियो देख लेना। अब इसका आंसर बताइए, विच ऑथर एंड नेचुरल हिस्टोरियन हैज बीन कन्फर्ड विद द इंडियन गांधी पीस प्राइज 2019? क्या है? सो आंसर है डेविड। डेविड से याद रखो, डेविड एटन। अब बात करते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सेल इन द ह्यूमन ब्लड हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? कौन से सेल हैं जिनकी लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होती है, कौन से हैं वो? क्या वो ए है आपका न्यूट्रोफिल, क्या प्लेटलेट्स है, या बेसोफिल है, क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? सो आंसर मैंने ऑलरेडी आपका मार्क कर रखा है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 21 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को फॉर्मुलेट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसने कहा था? नीति आयोग है, RBI है, NPCI है, SBI है, किसने कहा होगा पेमेंट्स को बात लेके? क्या वो RBI हो सकता है या SBI होगा? SBI कह सकता है, बताइए, RBI है, SBI है, या नीति आयोग है? आंसर है इसका ऑब्वियसली RBI, ठीक है, सॉरी RBI, राइट, SBI नहीं। बात करते हैं 22nd क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर द पार्ट्स ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स? ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, environmental sustainability, protection of future generations from the further index, financial inclusion. तो which of the following indicators are a part of inclusion development index? हो सकता है बहुत बच्चों ने आप ये क्वेश्चन नए नए पढ़ रहे हो, तो ये आप इंपॉर्टेंट है हुआ तो लिख लेना अपने पास, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है आंसर, क्या होगा? सो आंसर होगा इसका, देखते हैं चलो। लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट में काम आते हैं? क्या सब इंक्लूसिव छोड़ दो, डेवलपमेंट में देख लो, अगर डेवलपमेंट में क्या लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ऑफ कोर्स लिविंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं, ओके। उसके बाद क्या देखेंगे? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड तो देख लिया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अब ए बी पहले देख लो क्या है, टाइम सेव करने के लिए ए बी आ गया, हमारे दो पॉइंट्स इसमें कट हो गए, ठीक है। अब आता है सी है या डी है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम फर्दर इंडेक्स। क्या ये पॉइंट आपको लग रहा है लॉजिकल? फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हम इंपॉर्टेंट है ही देखने के लिए, इंक्लूजिंग डेवलपमेंट के लिए कि फाइनेंशियल कितना आपका चल रहा है, राइट, ये, लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन के डेट के लिए क्या प्रोटेक्शन देखनी चाहिए फॉर द करंट डेवलपमेंट इंडेक्स? ये इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस क्वेश्चन के अगर ये पूछ रहा है तो हम ये नहीं करेंगे, बिकॉज ये पूरा ये स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। दैट इज दी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है फिलहाल करंट इन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखने के लिए, तो ऑप्शन आपका आएगा डी, A B D।
अब बात करते हैं 23rd, इंडिया हैज बिगन डिस्कशंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडिया ने डिस्कशन किया है, ठीक है, किसके साथ डिस्कशंस किए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन लॉन्चिंग ट्राइलेटरल सप्लाई चेन, दैट इज SCRD, फिर एक और एब्रीविएशन आ गया, एब्रीविएशन याद करना मत भूलिएगा, ठीक है, चैन रेजिलेंस इनिशिएटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना, चाइना से डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए, नेसेसिटेड बाय बीजिंग एग्रेसिव पॉलिटिकल एंड मिलिट्री बिहेवियर। किसके साथ इंडिया ने, कौन सी कंट्री है जिन्होंने एक ट्राइलेटरल सप्लाई चेन इनिशिएट किया है, जिससे उनकी जो डिपेंडेंसी है इंडिया हमारी, वो चाइना से थोड़ी रिड्यूस हो जाए? क्या वो श्रीलंका जापान होगा, क्या वो जापान साउथ कोरिया होगा, या जापान ऑस्ट्रेलिया होगा, या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया होगा, क्या होगा? इसका आंसर है आपका जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, असर्शन, जो हमारा असर्शन और रीजन दिया हुआ है, अब देखना है दोनों ट्रू हैं या एक्सप्लेनेशन दे रहा है नहीं दे रहा। द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी आपकी जो है यूनेस्को की साइट है, ठीक है, याद रखना। मैंने कल वाली वीडियो में आपको यूनेस्को की साइट्स के बारे में बताया था, 43 साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, सारी याद करना, उनकी लोकेशन याद करना, ठीक है। आपको ऑप्शन आ जाएगा कि ये कौन से नंबर की साइट है, या इसकी लोकेशन क्या है, या इनमें से कौन है जो साइट नहीं है, तो वहाँ कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा ये सब पुरानी बनी हुई है तो यूनेस्को की होगी, ठीक है। तो आपको याद रखोगे यूनेस्को की 43 से और जो आखिरी की 4 हैं वो करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि 2024 में ही अभी एक यूनेस्को की साइट बनी हुई है जो अहोम डायनेस्टी के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, वो देखना कहाँ पे है, लोकेशन है उसकी असम, उसका जो नाम है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे क्या है उसका नाम। रीजन क्या होगा, ही वांटेड टू कमेमोरेट्स हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। तो दरवाजा फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड बाय अकबर इन 1602, ठीक है, ये असर्शन। रीजन क्या, ही वांटेड टू कमेमोरेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, उसका रीजन बताया है क्या, फतेहपुर सिकरी जो बनवाई गई थी अकबर के द्वारा इन 1602, बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था, तो वो सिर्फ फॉर दी गुजरात में कॉन्क्वेस्ट करने के लिए ही बनवाया गया था। क्या वो रीजन करेक्ट है? क्या होगा इसका आंसर? बोथ ए एंड आर ट्रू, बट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको 50-50 कर देता हूं आपको, लेकिन इसका आंसर सर्च करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में डालना है। रीजन सिर्फ एक है कि जितना सर्च करोगे उतना सीखोगे, जब तक सर्च नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, मैं इसमें एक तो ए एंड ट्रू बट इज नॉट द इंफॉर्मेशन, ए इज ट्रू बट बी बट इज फुल, इसे हटा दो और इसे हटा दो। अब ए और डी में से आप मुझे आंसर मार्क करोगे कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है, सर्च करो, ढूंढो, जितना सर्च करोगे और चीज़ें मिलेंगी, बट जीके बहुत वास्ट टॉपिक है, उसके लिए मैं हर वीडियो के अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे ऊपर आप आई डोंट थिंक सो कुछ आएगा अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स ऑफ द सीमेट एग्जाम, ठीक है। तो अब ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी डाउट हो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, डाउट पूछो, क्लियर करो, ठीक है, और सीमेट की आप तैयारी करो और ये वीडियोस आप रोज देखते रहो, ठीक है, इससे आपकी तैयारी ही बढ़ेगी, टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे कि सीमेट के लेवल पे मुझे कितना जीके करना है, बिकॉज जीके बहुत सारा है, ऐसे आप ऐसे सोचते रहोगे कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो उस लेवल का आना ही नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो करो उतना जितना आए और अच्छे से करो। इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपके जो भी डाउट है पूछे जाएंगे, वही है, संडे को नो रिप्लाई, टाइमिंग्स आपके सामने है, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्वेश्चंस बना के बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों को याद रहता है, जो मैंने अभी आपको कहा था, जितना आंसर मार्क करोगे, गलत करोगे, ठीक करोगे, वो क्लिक होगा, वो दिमाग में फिर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस चैनल पे शेयर करते हैं, तो ये चैनल फॉलो करना या मत भूलिएगा, ठीक है, इसे एनरोल करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, 4th आज ये हो गई,
अब आने वाली और क्लासेस में क्या होगा, थोड़े टफर क्वेश्चन, कि जितने टफेस्ट जा सकते हैं, ठीक है, उतने जाएंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर मैं आपको उसी क्लास में बताता रहूंगा। ठीक है, वीडियो लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।